बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन कुरैशी एडवोकेट। आज हम बात करेंगे कि अगर कोई शख्स बैरून मुल्क रह रहा है और वो पाकिस्तान के अंदर अपने केस की पैरवी करना चाहता है या अपनी जायदाद के फ़रोख्त के हवाले से या मॉर्गेज करने के हवाले से कोई जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी मुकर्रर करना चाहता है, किसी को जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी देना चाहता है, तो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी किस तरह वो बनवाएगा, उसका तरीक़ाकार क्या होगा। और जैसे ही अटॉर्नी पाकिस्तान आएगी तो जो शख्स अटॉर्नी होल्डर है उसका क्या काम होगा, सबसे पहले वो क्या करेगा, उसका स्कोप कितना होगा अटॉर्नी का, उसको वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकता है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने अपनी वीडियो में डिटेल के अंदर डिस्कस किया, मगर उसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए और मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करने के लिए आज दोबारा से इस प्रोसेस को रिकॉल करूँगा, रीट्रेट करूँगा, दोहराऊँगा, ताकि व्यूअर्स को तमाम अटॉर्नीज़ के हवाले से, चाहे स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है, उसके हवाले से कन्फ्यूजन दूर हो सके। तो सबसे पहले वीडियो का आगाज़ करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। अब बात कर लेते हैं हम स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी की। अगर कोई शख्स बैरून मुल्क मुकीम है और वो पाकिस्तान के अंदर किसी को स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी देना चाहता है, किसी केस के पैरवी के सिलसिले में या किसी और मकसद के लिए स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी देना चाहता है, तो वो क्या करेगा। वो सबसे पहले 2 विटनेसेस लेगा और उनको लेकर वहाँ एम्बेसी में, जो पाकिस्तानी एम्बेसी है वहाँ वो जाएगा। पाकिस्तान की एम्बेसी में जाकर वहाँ स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी का फॉर्म लेगा, उसको फिल करेगा और उसके अंदर अपने तमाम पर्टिकुलर्स मेंशन करेगा, उस शख्स के पर्टिकुलर्स मेंशन करेगा जिसको वो पावर ऑफ अटॉर्नी देना चाह रहा है। उसके बाद विटनेसेस से के साइन करवा लेगा, अपने सिग्नेचर करेगा और वो जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, वो एम्बेसी उसको वेरीफाई करेगी, अटेस्ट करेगी और उसकी एक डुप्लीकेट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान को अरसाल कर देगी। अब जो ओरिजिनल है वो उस शख्स को, जो प्रिंसिपल है, जो अटॉर्नी दे रहा है, उसको वापस कर दी जाएगी। अब यही जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का तरीक़ाकार है कि अगर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी वो देना चाह रहा है किसी शख्स को किसी जायदाद के फ़रोख्त के सिलसिले में या जायदाद के मॉर्गेज के सिलसिले में, तो वो इसी तरह 2 विटनेसेस लेकर एम्बेसी में जाएगा, वहाँ जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का फॉर्म लेगा, उसको फिल करेगा, उसके बाद विटनेस से साइन करवाएगा, ख़ुद भी साइन करेगा, उसको फॉर्म को फिल करेगा, पर्टिकुलर्स अपने मेंशन करेगा, उस शख्स के जिसको अटॉर्नी दे रहा है उसको भी मेंशन करेगा और उसके बाद जो एम्बेसी है उसको अटेस्ट कर देगी। अब अटेस्ट करने के बाद डुप्लीकेट जो है वो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स को भेज देते हैं और ओरिजिनल उस शख्स को दे देते हैं जो अटॉर्नी दे रहा होता है, प्रिंसिपल को दे देते हैं। अब वो प्रिंसिपल अटॉर्नी, जिस शख्स को अटॉर्नी दे रहा है, उसके एड्रेस पर उसको थ्रू DHL या किसी और कोरियर सर्विस के उसको भेज देता है। अब जैसे ही DHL पाकिस्तान में रिसीव होता है उस शख्स को, अटॉर्नी जिस शख्स को दी गई है, अब उसका काम क्या है। सबसे पहले, चाहे स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, सब जैसे ही DHL उससे रिसीव हुआ तो उसने फ़ॉरेन ऑफिस में चले जाना है और जाकर उसको वेरीफाई करवाना है। फ़ॉरेन ऑफिस का सिर्फ इतना काम है कि वो चेक करेंगे कि ये जो प्रिंसिपल है जिसने अटॉर्नी दी है, ये आया एम्बेसी में पेश भी हुआ है कि नहीं हुआ, ये उसकी है भी कि नहीं है। वो इतनी वेरीफाई करने के बाद स्टैंप लगाकर वेरिफिकेशन की अटेस्ट करने की वो स्टैंप लगा देंगे, उसको वापस कर देंगे। अब इस शख्स का ये काम है, जो जिसके पास अटॉर्नी है, जो अटॉर्नी होल्डर है, कि ये फिल फॉर उसको रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाए, चाहे जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है या स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। मगर रजिस्ट्रेशन से पहले एक और काम उसने करना है। जैसे ही फॉरेन ऑफिस से उसने टेस्ट करवाई, वापस आकर उस पर स्टैम्प जो ड्यूटी है वो उसने चस्पा करनी है। लेट्स सपोज अगर पंजाब में रजिस्टर करवाना है या इस्लामाबाद में रजिस्टर करवानी है कोई अटॉर्नी, तो स्टैम्प ड्यूटी 1000 रुपये है, वो 1000 का टिकट उसके ऊपर चस्पा कर देगा। इसी तरह जो KPK है और सिंध है, वहाँ की अपनी अपनी स्टैम्प ड्यूटी है। अगर किसी को ना पता हो कि इस अटॉर्नी पर कितनी स्टैम्प ड्यूटी है, तो वो मुतल्लिका रजिस्ट्रार ऑफिस से पूछ भी सकता है कि जनाब इसके ऊपर कितनी स्टैम्प ड्यूटी मैंने पे करनी है। सो वो वहाँ पर पे कर जो स्टैम्प ड्यूटी है वो पे उसके ऊपर कर सकता है। यहाँ एक थोड़ी सी बात ऐड करता चलूँ, जो पंजाब के अंदर है, कुछ अमेंडमेंट हुई थी पंजाब के अंदर। अब उन्होंने
जो स्टैम्प ड्यूटी है वो जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के हवाले से है अगर, तो वो जो मालियत होगी, जो उसकी वैल्यूएशन है जो प्रॉपर्टी की, उसके हिसाब से 4% उसकी स्टैम्प ड्यूटी होगी भी पे करना पड़ेगी और 1% रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। मगर इस्लामाबाद के हद तक अगर है कोई भी प्रॉपर्टी तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 1000 का ही स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करनी पड़ेगी। जबकि पंजाब में जो है 4% जो है वो स्टैम्प ड्यूटी है उसकी वैल्यूएशन के, सब्जेक्ट मैटर की वैल्यूएशन के मुताबिक। तो यानी कि 50 लाख की प्रॉपर्टी है तो उसका 4% जो है वो और 1% रजिस्ट्रेशन, टोटल 5% स्टाम्प ड्यूटी आपको पे करना पड़ती है। मगर इस्लामाबाद के अंदर अगर प्रॉपर्टी है तो वो 1000 रुपये ही आपको स्टाम्प ड्यूटी के तौर पर जो है वो चस्पा करना पड़ते हैं। अब जैसे ही आपने चस्पा कर दिया तो उसको आपने रजिस्ट्रार के सामने रजिस्टर करने के लिए पेश करना है। अब रजिस्ट्रेशन का कितना टाइम है, ये बड़ी अहम बात है समझने वाली। DHL जैसे ही रिसीव हुआ, जैसे ही अटॉर्नी पाकिस्तान में आई तो DHL रिसीविंग होने के बाद 120 दिन के अंदर अंदर उसको रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने अटॉर्नी को रजिस्टर करवाना ज़रूरी होता है। अगर आप 120 दिन के अंदर अंदर DHL रिसीव होने के बाद 120 दिन के अंदर अंदर, यानी कि जिस दिन DHL आया उस दिन से 120 दिन के अंदर अंदर अगर आपने रजिस्टर ना करवाया तो फिर उसके बाद जितने दिन भी होंगे वो पेनल्टी आप पर पड़ती रहेगी। फर्दर कितना टाइम है, 120 दिन के बाद 4 महीने का मज़ीद टाइम होता है, मगर वो 4 महीने का जो टाइम है उसमें आपको पेनल्टी, जितना लेट होंगे उतनी पेनल्टी पड़ेगी, वो आपको जुर्माना पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी वो रजिस्टर होगी अटॉर्नी, अदरवाइज़ नहीं होगी। अब पेनल्टी कितनी होगी ये रजिस्ट्रेशन एक्ट के एंड पे एक शेड्यूल दिया गया है, उसमें लिखा गया है, वो सारा उसमें उसके अंदर वाज़े किया गया है कि अगर आप 1 महीना डिले होते हैं तो उसकी कितनी पेनल्टी जो होगी, 2 महीने डिले होते हैं तो कितनी होगी। ये तब होगा जब 120 दिन गुजर जाने के बाद जितने दिन आप डिले होंगे उस हिसाब से पर डे के हिसाब से पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। उसमें ये होगा कि रजिस्ट्रार को पहले आप रजिस्टर करने के लिए एप्लीकेशन देंगे कि वो आपको परमिट करे। रजिस्ट्रार क्या करेगा कि वो उस पर पेनल्टी सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ पेनल्टी आपकी जो पावर ऑफ अटॉर्नी, चाहे स्पेशल है या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, उसकी इजाज़त देगा। वो आपको पहले कहेगा जनाब आप ये पेनल्टी पे करें, उसके बाद जो है वो जब पे कर दिया तो सर्टिफिकेट जारी कर देगा, उसके बाद जो है वो रजिस्टर्ड कर देगा। मगर आपने 120 दिन गुजर जाने के बाद 4 पेनल्टी होने के बावजूद फिर भी जमा नहीं करवाया तो फिर 8 माह गुजर गए टोटल, यानी कि एग्जीक्यूशन से DHL रिसीव होने के बाद 8 माह गुजर गए। तो 8 माह के अंदर अंदर आपने पेनल्टी भी हो गई, फिर भी आपने जमा नहीं करवाया, तो जैसे ही वो 8 माह गुजरेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो अटॉर्नी है वो ख़त्म हो जाएगी, उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। सो जो अटॉर्नी है उसको आप जितना जल्द आपको DHL रिसीव होने के बाद जो है उसको आपने रजिस्ट्रार के सामने स्टैम्प ड्यूटी वगैरह लगा कर रजिस्ट्रार के सामने आपने पेश करना होता है रजिस्ट्रेशन के लिए। वो 120 दिन का टाइम होता है। 120 दिन के बाद आप पर पेनल्टी पड़ेगी और फर्दर 4 महीने में भी अगर 120 दिन गुजर जाने के बाद भी 4 महीने के अंदर अगर आप नहीं गए तो वो ऑटोमेटिकली अटॉर्नी ख़त्म हो जाएगी, उसकी कोई हैसियत नहीं, उसकी बेस पर आप कोई काम नहीं कर सकते, ना ही वो रजिस्टर्ड हो सकती है। फिर आपको उसके लिए फ्रेश अटॉर्नी मंगवाना पड़ेगी। अब इसके ऊपर स्कोप की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी नॉर्मली उसमें स्पेसिफिक काम दिया जाता है। इसके ऊपर मैं लेक्चर ऑलरेडी बना चुका हूँ अपना कि स्पेशल और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में क्या फ़र्क है, वो जाकर आप देख भी सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सो जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है उस अगर वो फ़रोख्त के हवाले से है तो उसमें एक बात बड़ी अहम है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी 2 जजमेंट्स के अंदर क्लियर किया है कि जो अटॉर्नी होल्डर है वो अपने नाम पर या अपने किसी क्लोज़ ब्लड रिलेशन के नाम पर, बहन, भाई, बेटे, वालिद के नाम पर उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता विदाउट द कंसेंट, विदाउट द प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल। जिसने अटॉर्नी दी है वो अगर इजाज़त देता है उसे कि ठीक है आप अपनी बहन, बेटी, भाई के नाम ट्रांसफ़र कर दें तो फिर तो कर सकता है। अगर उसकी इजाज़त के बगैर वो करता है तो उसके पास इख्तियार है प्रिंसिपल के पास कि वो उस अटॉर्नी को उससे रिप्यूडिएट कर दे, उससे मुनरफ़ हो जाए, उससे डिविएट हो जाए, वो उसके पास इख्तियार है और उससे उस ट्रांसफ़र की कोई हैसियत नहीं होगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में लिखा है 2016 SCMR पेज 1781,
यानी कि 1781 के अंदर पेज, और दूसरी जो जजमेंट है 1997 SCMR पेज 1811 के अंदर इस बात का तज़किरा किया गया है कि वो अपने नाम पर, अटॉर्नी होल्डर अपने नाम पर या अपने किसी ब्लड रिलेशन के नाम पर विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल जो है वो उससे प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। बाहर किसी पर वो फ़रोख्त कर सकता है, मगर अपने जो क्लोज़ ब्लड रिलेशन है उसके ऊपर जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ द जो प्रिंसिपल है। सो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से भी शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर अपनी कीमती आरा से भी ज़रूर आगाह करें। वस्सलाम।